नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। देखिए, आज फिर संयोग से कल बजट आया था और आज पंकज पचौरी जी पकड़ में आ गए हैं। तो ये संयोग कभी-कभी होता है, इनको पकड़ना ज़रा-सा, ये व्यस्त रहते हैं अपनी चीज़ों में, लेकिन फिर भी मौका दे देते हैं। तो इनसे बात हुई थी जब बजट आने वाला था, तो मैंने संदेश दिया था। तो इन्होंने कहा था कि बजट के बाद मैं उपलब्ध हो जाऊँगा और उपलब्ध हैं। बजट पे काफ़ी हलचल आप सुन चुके होंगे, वो सब देखते हैं। इस बीच एक और डेवलपमेंट हो गया था, जिस पे पंकज जी से मैं पहले बात करने वाला था। आज मिला-जुला के बात कर लेंगे। वो थॉमस पिकेटी ग्रुप की जो रिपोर्ट आ गई थी, जो आती है 2-3 साल में एक, उसके भी आंकड़े, जो डिस्पैरिटी के दुनिया भर में जो आंकड़े हैं और जिसमें भारत का अलग तरह का प्रतिनिधित्व है, कुछ सवाल उस पे भी कर लेंगे। लेकिन आज विशेषकर अर्थव्यवस्था की हालत, बजट और क्या इसका पंकज जी की निगाह में इसमें क्या है, फिर हम उससे जुड़े हुए सवाल एक-एक करके करते हैं। पंकज जी, पहले आप माइक ऑफ ऑन करके, हाँ, अब आप ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिए ये क्या है इस बजट में, आपका बहुत-बहुत एनालिसिस क्या है? शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। शीतल जी, आप उसे ऐसे कहते हैं पकड़ में आ गए जैसे कि मैं कहीं भाग रहा हूँ इधर-उधर और पकड़ में नहीं आज आया हूँ। आज संसद में यही हो रहा था, पकड़। मैं कारण भी बता दूँ कि कल इसलिए बात नहीं हो पाई कि कल हमारे बहुत ही अग्रज और हुँ, बहुत ही चहेते और पूरे हिंदुस्तान के चहेते और सभी पत्रकारों के चहेते मार्क टली साहब का उनका मेमोरियल था और वहाँ हम सब लोग उनके पुराने दोस्त हैं वो इकट्ठा हुए थे और नहीं, उनकी नहीं। यादें ताज़ा कर रहे थे। एक बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि मार्क टली साहब से हमने सीखी है, वो ये सीखी है कि आप जो भी बात कहें अपनी, तो दोनों जो पक्ष हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, वो दोनों अगर आपसे राज़ी नहीं हैं, इसका मतलब आप ठीक बात कर रहे हैं। और खूबसूरत, उस खूबसूरत। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब मार्क टली साहब मेमोरियल में उनके जो सुपुत्र हैं, हाँ, पैट्रिक, उन्होंने हाँ, कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, दोनों ने ही उनको कंडोलेंस के जो लेटर्स हैं वो भेजे हैं और उनको याद किया है मार्क टली साहब को और उनकी पत्रकारिता को और उनको धन्यवाद दिया है। उन्होंने भारत में जिस तरह से रह कर के इतने साल पत्रकारिता की और हमारे जैसे तमाम जो उस समय नौजवान लोग थे 1991 में हमारी पहली मुलाकात उनसे हुई थी कि उनको तैयार किया और उनको उन्होंने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो इसलिए कल मुलाकात नहीं हो पाई, कल बजट का दिन था और मैं ये भी देख रहा था कि बजट के दिन बाकी जो लोग हैं, जैसे कि आपकी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, फिक्की हुँ, है, फेडरेशन ऑफ हुँ, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया है। कि पहले इनके रिएक्शन देख लेते हैं, जो कि सबके रिएक्शन ये थे कि सबने बजट को जो है वो 10 में से 11 नंबर किसी ने दिए हैं, किसी ने 10 में से साढ़े 10 नंबर दिए हैं। तो मैंने हाँ। कहा पहले इनको देख लेते हैं, लेकिन फिर बैठ लेकिन कर ये के तो मेरा ख़्याल है पिछले 11 साल में हमेशा वो 10 में 11 ही नंबर दे रहे हैं डर के मारे। जी, जी। तो मैंने कहा उसके बाद में जब ये करें तो उसके बाद में बजट की ज़रा शल्य चिकित्सा जिसे कहते हैं पोस्टमार्टम, वो किया जी, जाए। जी, और उस पोस्टमार्टम के जो नतीजे आ रहे हैं जी। वो इस तरह से आ रहे हैं कि अब जो मरीज़ है हुँ, उसके हम मर्ज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि जी। इसको क्या प्रॉब्लम है, इसका हार्ट रेट क्या है, इसका बीपी कितना हो चुका है। ये सब हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो मरीज़ जो है ये अगले 23 साल में दौड़ने-भागने लगेगा और ओलंपिक के मेडल लेके आएगा। सो हम मतलब सन सीधे 47, सीधे सन 47 तक ले जा जी। रहे हैं, जिसमें जिसमें आज का जो प्रेज़ेंट डिस्पेंसेशन है, कोई उपलब्ध नहीं होगा जवाब देने के लिए। हाँ, वो कोई जवाब देने के लिए उपलब्ध नहीं हुआ तो हम और ये कह शायद रहे हैं कि हम आप भी भई पूछने के लिए पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कि जो जो आगे चल के है अगर आप मुझे बताइए शीतल जी बिल्कुल साफ-साफ अगर हाँ, आपके घर का कोई बच्चा 10वीं क्लास में रिज़ल्ट लेके आता है, जो कि बहुत खराब है और उसे जैसे 3rd ग्रेड नंबर मिले हैं, जैसे-तैसे पास हो गया है और वो हाँ, आपसे आके ये कहने लगे कि मैं एमए में हाँ। आपको टॉप टॉप करके करके, दिखाऊँगा हाँ। और एमए तक आप इंतज़ार कीजिए। तो ये बजट जो है, ये उसी श्रेणी में आता है। और इस ठीक। बजट की अहमियत, इसकी जो सैंक्टिटी है, इसकी हुँ, जो अस्मिता है, वो हुँ, बहुत कम हो चुकी है और उसका मैं उदाहरण आपको जल्दी से एक दे देता हूँ कि क्यों हुँ, बजट की अस्मिता जो है वो कम है। पिछले हुँ, बजट में जो हमने जैसे आज के बजट में बड़े-बड़े उदाहरण दिए गए हैं, हुँ।
तो इस बजट का जो आप देखिए उसकी जो फॉलो अप जो है वो पिछले बजट से मालूम पड़ता है। पिछले बजट में जो भी बजट के प्रपोजल थे उन पर एक नजर डालिए और वो प्रपोजल रिवाइज करके कितने हो गए उस पर एक नजर डालिए। तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के जो प्रपोजल थे उनमें 61% पैसा कम कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का बजट आधे से भी ज्यादा कम कर दिया गया, 58% कम हुआ। और हम बात करते हैं नौजवान लोगों को स्किल देने की, उनको रोजगार देने की, तो आप ये समझ लीजिए स्किल इंडिया बुरी तरह से फेल हुआ है। कैग ने रिपोर्ट दी है, बहुत शर्मिंदा करने वाली रिपोर्ट है। उसका कारण यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो बजट था वो 56% काट दिया गया प्रपोजल, बजट के प्रपोजल्स के बाद में। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का जो बजट था वो 41% काट दिया गया। अब आप समझ सकते हैं आप कि जब आप बजट में कुछ अनाउंस करते हैं तो उसकी जो उसका एक जो रुतबा है वो रुतबा आप खुद खत्म कर देते हैं। और इसके उदाहरण आपको दिखाई पड़ते रहे पूरे साल में, जिस तरह से नौजवान लोग रोजगार के लिए भड़कते रहे। 14% यूथ एम्प्लॉयमेंट इंडिया में अभी भी है, आप ये समझ सकते हैं। और ये 14% वो लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उनको नौकरी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब 14% अनएम्प्लॉयमेंट है जी। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, सिर्फ यूथ की बात कर रहा हूं। अब ये देखिए कि पिछले बजट में जो प्रपोजल्स थे उसमें बढ़ाया किन किन मदों को गया। ये तो घटाने वाली बात हो गई जिसका सबके सामने है। बढ़ाया गया है सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का जो बजट था वो 40% बढ़ा दिया गया। प्रचार का बजट बढ़ा दिया गया, क्या बात जो है वो बढ़ा दिया गया। और बाकी जो आम लोगों के सरोकार हैं उनका जो बजट था, जो आपने तालियां बजवाई वहां पार्लियामेंट में और उसके बाद में खड़े होकर पोस्टर छपवाए और सबको बधाई दी, अपने पीठ पे शाबाशी अपने आप ली, वो आपने सब कम कर दिए। और प्रचार का बजट जो है वो 40% जो है वो बढ़ा दिया गया। तो ये तो लब्बो लुबाब इस बजट का पिछले बजट से आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या अब इनके वो हैं। अब आई दूसरी बड़ी बात। अब मैं कोई अर्थशास्त्री बहुत बड़ा हूं नहीं, सिर्फ मैं एक जिसे कह सकते हैं एक छात्र हूं। और मैं प्रॉफिट, हमारा चैनल हुआ करता था एनडीटीवी पे, उसमें मैं एक प्रोग्राम किया करता था, उसका नाम था मनी मंत्रा। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार आपने हमें भी बुलाया। हाँ, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर प्रोग्राम था, मनी मंत्रा, वो मैंने किया। तो उससे जो मैंने कुछ सीखा है मैं वो आपको बता दूं। वो पहली सीख की बात ये है कि बजट पर जो रिएक्शन जो आता है सबसे बढ़िया, वो रिएक्शन आता है स्टॉक मार्केट का, क्योंकि उनके पैसे लगे हुए हैं और वो रिएक्शन देते हैं। तो उसमें हालात अब ये हैं कि कल से और आज तक जो हमारा जो सेंसेक्स जो है, जो उस समय कल जो है सुबह 11 बजे, मैं बता दूं, आंकड़े दे रहा हूं मैं आपको, 82,513 पर था वो घट के पहले तो बहुत ही ज्यादा वो कोलैप्स कर गया और आज थोड़ा बढ़ा भी, क्योंकि लोगों ने कहा होगा कि इतना बुरा नहीं है बजट, लेकिन फिर भी वो 81,666, यानी कि कोई 800 अंक सेंसेक्स जो है वो कल से गिर चुका है। तो एक इसका, और उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि इस बजट में कोई दिशा नहीं है। 247 की आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 2047 में हम हिंदुस्तान को चमका देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसमें ऐसी भी कोई चीज दिखाई नहीं देती कि जिससे कि बजट आपका वो बढ़े। तो उसमें ये, इसलिए ये बजट जो है ये दिशाहीन बजट है। लोग कह रहे हैं कि अर्थशास्त्री ये कह रहे थे कि बड़ा बोरिंग बजट है इसलिए बहुत अच्छा है, कि इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि बहुत बड़ा जो है अर्थव्यवस्था को कहीं पर घाटा हो जाए, कोई झटका लग जाए। तो ये उनका उसमें कहना था। मतलब लोग इसी से संतुष्ट हैं कि एकदम टांग नहीं काट दी इन्होंने। हाँ, बिल्कुल संतुष्ट वैसे ही हालत डूबी हुई है, इस तरह से पार कर दिया जी। टैक्स नहीं बढ़ा दिया, कर दिया, राम राम करके वो बजट अपना आपने वो खत्म कर दिया। अब इस बजट में कहा जा रहा है कि ये बड़ा फ्यूचरिस्टिक बजट है, ये बड़ा ही दूरदृष्टि वाला बजट है, और हम डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं और एआई की बात कर रहे हैं। और अब सुनिए असली कहानी इस बजट की जो है, एक उसमें सिर्फ एक मद में, और वो मद ये है कि क्लाउड सर्विसेज और डेटा सेंटर्स पर 2047 तक टैक्स हॉलिडे दे दिया गया है।
यानी कि इन सर्विसेज पर टैक्स नहीं लगेगा। जनता 2047। पार्टी जी हाँ, 2047 तक टैक्स हॉलिडे दे दिया गया है। और उसमें अब मजे की बात आप सुनिए, डेटा सेंटर जो हैं दुनिया के, उनमें हिंदुस्तान की शिरकत सिर्फ 3% है। 3%, 3%। यानी यानी कि 97% विदेश में है और इसका सारा बेनिफिट उनको मिलेगा। ये सारा जो है डेटा सेंटर का बेनिफिट उनको जाएगा। तो एक तो मद ये हो गई। दूसरी मद है क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज में हमारी जो शिरकत है दुनिया में वो जीरो है, जीरो, ओह, अंडा। क्या बात। हम क्लाउड नहीं बनाते, हम क्लाउड हाँ। का उपयोग करते हैं। हम्म। ये सारे आपकी सोशल मीडिया, ये सारे आपका ये ट्विटर, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये सारे जो क्लाउड पे चलते हैं, ये हाँ। क्लाउड जो है वो दुनिया की 2 कंपनी के हाथ में है। एक का हाँ। नाम है अमेज़न और दूसरी का नाम है गूगल। अच्छा। 41% क्लाउड सर्विसेज सिर्फ 2 कंपनी के हाथ में है। बाकी जो है वो छोटा-मोटा जो है वो भी ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज़ हैं, जिनको कि इस स्टॉक टैक्स हॉलिडे का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। ओह। ये इसलिए बजट आया है कि इस बजट से हम अमेरिका से हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसका आपने ज़िक्र किया कि इसके बारे में बात करनी थी आपको, तो उस हाँ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो कांटे थे वो हमने इस बजट से थोड़े निकाल दिए हैं। मतलब हम कस लगातार ट्रंप जी को खुश करने की कोशिश में लगे रहे हैं, वो इस बिल्कुल, बजट से भी साबित होता है। वो इस जी। बजट से साबित होता है। हम और इसीलिए 2017 से 2016-17 से ट्रंप जी के पैर पूजने में लगे हुए हैं। एप्स्टीन बिल्कुल। फाइल में भी अब तो ये कंफर्म है और वो आज तक हमारी परंपरा जारी है। ठीक। देखिए, वो एक ये पंक्ति है, मेरे ख्याल में ये तुलसीदास जी की पंक्ति है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि तुम ही रहिए। बिजी रहियो। ये तो जाहि विधि राखे ट्रंप तहि विधि रहिए, ये हमारे मुल्क का बन चुका है। और इस बजट का जो फायदा दूरगामी है वो अमेरिकी कंपनीज को होने वाला है, क्योंकि जब तक हम 3% से 4%, 5% जाएंगे, डेटा सेंटर्स बनाएंगे, बहुत हंगामा। सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया दिया गया है उसके लिए कि हम जो है एआई को सपोर्ट करेंगे, एआई मिशन बनाएंगे, ये करेंगे। 10,000 करोड़ से कुछ नहीं होता, $1 बिलियन है। इतना तो ये कंपनियां 1 सेकंड में कमा लेती हैं। और तो ये बजट जो है ये उसके लिए बहुत बड़ा संकेत है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आम आदमी की बात अगर हम करते हैं, बजट से लोगों को 2 ही चीज़ें उनकी अपेक्षा रखते हैं लोग। एक चीज़ ये होती है कि शायद हमको टैक्स में कुछ रियायत मिल जाए, टैक्स स्लैब बदल जाए, जिस पे कि कुछ भी नहीं हुआ इस बार। कहा जा रहा था कि टैक्स जो है वो कम किया जाएगा, शायद ये जो लॉन्ग टर्म जो टैक्स होता है, जो कि आपको म्यूचुअल फंड्स पर इन पे मिलता है, उस पर कर दिया एलटीसीजी वगैरह जो है। जी हाँ, बिल्कुल। उसका उल्टा हुआ कि वो एसटीटी जो होता है, वो एसटीटी बढ़ा दिया गया थोड़ा-सा। और आपने अगर गोल्ड बॉन्ड खरीदे हुए हैं और उस पर जो आपको 20% की रियायत उसके लाभ पर मिलने वाली थी, वो रियायत भी जो है वो खत्म हो गई है। और वापस ले इसीलिए ली। मार्केट धड़ाम से गिरा है, क्योंकि लोगों को लगा कि ये टैक्स जो है अब वो उनकी जो आय है, जो शेयर बाज़ार से या इन्वेस्टमेंट से हो रही है, ये उसके ऊपर लगेगा। तो एक तो वो हो गया। दूसरे लोगों को ये होता है कि भाई बजट आने से किस चीज़ के दाम ऊपर होंगे, किस चीज़ के दाम नीचे होंगे, ये बड़ा क्लियर है कि इसमें आपने कहीं नहीं देखा होगा कि इसके दाम बढ़े, उसके दाम कम हुए, नमक सस्ता हुआ, ये नहीं होगा। क्योंकि वो अब बजट के एम्बिट में नहीं है। वो सारा का सारा जो काम है वो आपकी जीएसटी काउंसिल करती है, जो कि साल ओह। भर बैठती है और साल भर वो डिसीजन लेती है कि किसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, किस सर्विस पे ज़्यादा टैक्स होगा, किस मद पे टैक्स कम किया जाएगा। तो इसलिए उसका बजट से कोई लेना-देना नहीं है। अब बचा एक छोटी-सी चीज़ कि सरकार के पास में जो अकूत धन संपत्ति है, जो कि हमारे और आपके टैक्स से जा रही है उसके पास में, कॉर्पोरेट, वो जो संपत्ति है उसका निष्पादन कैसे होगा? किस-किस मत पर उसका निष्पादन होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसकी जो है वो मिलती रहे, क्या बोलते हैं, कुछ उन लोगों को इसकी सुविधा जो है वो मिलती रहे। तो उसमें सबसे बड़ी खबर ये है, 1 मिनट रुकिए, मेरे पास जो नोट्स हैं मैं वो जल्दी से निकाल लेता हूँ, मुझे निकाल लेने चाहिए बिल्कुल थे बिल्कुल लेकिन बिल्कुल निकाल लीजिए, कोई हाँ, कि मुझे वो देखना पड़ता है कि कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा वो। एक जरूर तो जरूर जरूर। पहली बार ऐसा हुआ है हमारे इतिहास में 10-15 साल के में कि जो विक्स इंडेक्स होती है, वोलेटिलिटी इंडेक्स, यानी कि उथल-पुथल की जो इंडेक्स है, पहली बार बजट के अगले दिन वो 10 अंक ऊपर चली गई है। अच्छा।
ये पिछले 13 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि बजट के बाद में इसका मतलब वोलेटिलिटी कम हो इसका जाती मतलब है, उथल-पुथल इसका कम हो मतलब जाती है। अच्छा, बजट के बाद उथल-पुथल कम हो जाती है, ये पहली हाँ, बार क्योंकि ऊपर चली सबको गई। हाँ, क्योंकि सबको मालूम पड़ जाता है कि बजट के बाद में भाई ये हो रहा है, इसलिए वो जो वोलेटिलिटी जो उथल-पुथल है, वो कम हो जाती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो इंडेक्स जो बढ़ है वो गई। 10 अंक ऊपर चली गई है। इसका मतलब लोगों को मन में आशंका है कि बजट जो है इससे स्थायित्व तो नहीं आने वाला, इसलिए वो गई है। दूसरी बात, अब आम आदमियों के लिए अगर आप देखें, तो सब्सिडी जिसे हम कहते हैं, रियायतें जो होती हैं, जो मिलती हैं, जो किसानों को मिलती हैं, फर्टिलाइज़र पे मिलती हैं, हुँ, एमआरपी पे मिलती हैं, ये सारी जो रियायतें हैं, आप ये समझ लीजिए कि 2021 में ये पूरी रियायतें 6,90,000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। ओके। वो अब घट करके 3,90,000 हो गई। और इस बीच अगर डॉलर और रुपी टर्म में देखें तो इसकी वैल्यू और कम हो गई होगी। इसकी वैल्यू और कम हो गई। लेकिन ये जो आपकी सब्सिडी जो है, जिसको कि ये सीआईआई फिक्की वाले बोलते हैं कि ये फजूल खर्ची है और ये सब्सिडी कम करनी चाहिए, ये वो करना कम करना चाहिए, इसकी वजह से सारी की सारी चीजें जो है ये नीचे चली गई हैं, और ये लगातार पिछले पैंडेमिक के बाद से 2021 से ये लगातार नीचे जा रही हैं। तो सब्सिडी कम करने का मतलब ये है कि किसान को जो फर्टिलाइजर मिलती है वो कम होगी, जो किसान का पैसा जो फसल उठाने पे फूड सब्सिडी जिसे हम कहते हैं वो मिलती है वो कम होगी। ये सारी चीजें कम होगी, और आप समझ लीजिए कि इस साल इनके कम होने की जो स्थिति है वो ये पहुंच गई है कि ये अब कोई 13% के आसपास पिछले साल से कम है। ओके। तो ये जो एक बहुत आम आदमी, महत्वपूर्ण। हाँ, तो आम आदमी को जो एक ये वो चाहिए होता है कि कोई सुकून मिले इससे, तो वो हुँ, सुकून इससे मिलने और वाला कम हो नहीं है। हाँ, तो बहुत ये महत्वपूर्ण पॉइंट इस बताया बजट आपने। की बड़ी बात जो है, ये इसमें ये है, पैसा ज़्यादा खर्च होगा डिफेंस के ऊपर, अच्छी बात है, देश की सुरक्षा जो है वो होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी ये है कि डिफेंस पर अभी भी हम 3-4% जो हम पहले कहा करते थे, वो उस पे खर्च कम ही हो रहा है। लेकिन उसमें अब क्योंकि डिफेंस में अब प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता जा रहा है, निजी हाथों में हम डिफेंस को दे रहे हैं। मझगांव डॉक जो कंपनी हुआ करती थी, जहाँ पर कि हिंदुस्तान के बेड़े बना करते थे, हिंदुस्तान की जो नौसेना के लिए सारी चीज़ें वहाँ पर बनती थी, उसका पिछली साल सरकार ने उसमें पैसा लगा के मझगांव डॉक का जो उनका शेयर था वो बेच दिया। हुँ, और इसलिए बेच दिया कि पैसे की आपके पास कमी थी, टैक्स आपका कम हो रहा था। इस साल भी जो टैक्स है, जीएसटी वगैरह, वो कम हुआ है। अब आने वाले दिनों में वो कह रहे हैं कि हम और डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि और सरकारी कंपनियों को बेचेंगे। ओके। उसकी जो मद है वो 136% ऊपर चली गई है इस साल, ओह! यानी कि 1.5 गुने के आसपास पिछले साल से, जो कि एक बड़ा साल आप समझ सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। उससे 1.5 और ऊपर वो कह रहे हैं कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, निजीकरण करने जा रहे हैं, या विनिवेश जिसे हम कहते हैं, वो हम करने जा रहे हैं सरकारी कंपनियों में। ये बातें जो हैं ये इनके ऊपर जो आपके टेलीविज़न चैनल हैं, या ये जो पत्रकार अखबार जो निकलते हैं गुलाबी वाले, ये इस पर चर्चा नहीं करते कि ये इसकी वजह से। ये मैं कई जगह से कई सोर्सेस से मैंने ये निकाली हैं चीज़ें, तब ये सारी मालूम पड़ी हैं कि ये इस बजट में जो एक स्लेट ऑफ हैंड जिसे कहते हैं, हाथ की सफाई, वो हाथ की सफाई जो है वो ये उसमें है। इस बजट में शिक्षा का बजट ये कम है। बताइए, ये जो कहते हैं कि हमने फिस्कल कंट्रोल बेहतर किया है पहले से, इसको थोड़ा-सा समझाइए हमारे लोगों को, दर्शकों को, चूँकि ये सब ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो कॉमन हमारी जो इकोनॉमिक नॉलेज है, वो उस तरह की है नहीं हमारे समाज की, हिंदी भाषी समाज में तो बहुत कम है। इसलिए जी। ज़रा-सा समझाइए ये एग्ज़ैक्टली क्या है? फिस्कल जो प्रूडेंस की बात होती है कि हमारा जो घाटा है वो कम नहीं हुआ है, और उस घाटे को हम कम होने भी नहीं देंगे, ये बात जो है वो कही जाती है। घाटा जो है 4.3% के पास, 5% तक जो घाटा है वो माना जाता है, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है, इसलिए 4.3% का जो फिस्कल
घाटा है कि कितनी पैसा सरकार के पास में टैक्स से या दूसरी मदों से आ रहा है और कितना पैसा सरकार खर्च कर रही है, उसके बीच में जो एक अंतर होता है उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। छोटी सी बात है कि ये सरकार का ये खर्चा है। उस फिस्कल डेफिसिट को आप कम करके अपने कागजों में दिखा सकते हैं। तो वो ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट से हम जो है वो इतना टोटल मेरे ख्याल में 63 हजार करोड़ रुपया और डिसइन्वेस्टमेंट से आ जाएगा। पिछले 8 साल में इतना पैसा कभी नहीं आया। अच्छा, 1 साल के अंदर। बहुत बढ़िया बताया आपने जी। तो इसका मतलब कि डेफिसिट को कम दिखाने के लिए आपने उन मदों को बढ़ा चढ़ा दिया है जिससे कि पैसा आपके पास में आ रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स जिसे कहते हैं हम, जीएसटी, ये आप नमक खाते हैं उसके ऊपर टैक्स आप देते हैं, खाने की चीजों के ऊपर देते हैं, कोका कोला पीते हैं उस पर जो आप टैक्स देते हैं, इन्हें बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पिछले साल से इस साल लगभग बराबर है। यानी कि लोग कम चीजों को खा रहे हैं। हाँ, उपभोग जो है वो कम है क्योंकि उनकी जेब में पैसे कम है। और इसलिए जो हमारा फिस्कल डेफिसिट जिसकी हम बात कर रहे हैं उतना ही रहेगा। ये संभव नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट कम रहे जबकि आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है। तो ये फिस्कल डेफिसिट के पीछे जो होता है कि हम इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए यदि आपके टैक्सेशन से नहीं होगा तो आप कर्जा लेंगे फिर मार्केट से, जहां से लेंगे बाहर से लेंगे, बोरोइंग पते की बात आपने जो कह दी है वो ये है। 2014 में हमारा जो कुल कर्जा हुआ करता था वो 3,60,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। 3,60,000 करोड़ जो अब बढ़ करके 12 लाख करोड़ हो गया है। 4 गुना हो गया है। हमारा जो डेट है, जो हम कर्जा ले रहे हैं हिंदुस्तानी, वो 4 गुना हो गया है पिछले 11 साल के अंदर। और इसके ऊपर बजट में एक भी शब्द नहीं है कि कर्जा जो बढ़ करके, फिस्कल तो आपने वो दिखा दिया, हम बड़े फिस्कल प्रूडेंट हैं, ये हैं वो हैं, तो लेकिन जो कर्जा आप ले रहे हैं और उसको प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं, उसमें ये एक धांधली ये है कि लगातार जो आपका कर्जा बढ़ता जा रहा है सरकार के ऊपर, और ये कर्जा जो है हमारे और आपके ऊपर बढ़ रहा है। क्योंकि जो एक नेशनल कर्ज है अगर वो बढ़ता है तो इसका मतलब आने वाली पीढ़ी को हम वो कर्जा पास कर रहे हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में आप अपने क्रेडिट कार्ड पर जो है वो कर्जा लेकर के चीजों का उपभोग कर रहे हैं, और एक दिन आप ये समझते हैं कि मैं तो चला जाऊंगा, मेरा लड़का जो है वो क्रेडिट कार्ड जो है उसकी भरपाई। तो इस तरह से आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस कर्जे के में दबेंगी, और ये कर्जा जो है वो 4 गुना हमारे मुल्क का हो गया है, कोई 3 लाख करोड़ से लेकर के 12 लाख करोड़ तक। और उस कर्जे से हम जो ये कहते हैं कि हम कैपिटल एलोकेशन बढ़ाया है हमने इतना %, 9% के आसपास कह रहे हैं जी, ये इसकी क्या रियलिटी है, ये भी थोड़ा समझा दीजिए। ये इसकी रियलिटी जो है वो मैंने अभी अपने ट्विटर पर, कोई साहब मुझसे ये झगड़ा कर रहे थे कि हमने इतना वो बढ़ा दिया और हमने जो है कैपेक्स हमारा जो है वो बड़ा एक्सप्लोजन में जा रहा है और ये जा रहा है वो जा रहा है। तो मैं उसके लिए भी मैंने कहीं पर निकाल के रखा हुआ है एक, कि क्या उसका कैपेक्स का जो है वो गुड न्यूज़ है। मैं अभी जो जरूरी है, कई सोर्सेस है जिनसे मैं काम करता हूं, इसलिए वो कभी या तो मेरे नोट्स में है और या वो मेरे अकाउंट पे है। मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ, आप देख लीजिए, दर्शकों को इससे बहुत जरूरी जानकारी मिलेगी। जो बिल्कुल, मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ कि क्या इसके हालात हैं। जी हाँ, ये है। हाँ, तो जो मैं बता रहा था, ये डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोग्राम है, तो इस बार का जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया है कोई 1 लाख करोड़ अगर ये है तो कोई 66,000 करोड़ के आसपास में, जबकि पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सालों में ये कभी भी 50,000 करोड़ से ऊपर नहीं गया है।
तो ये हो गया आपकी बात। दूसरा अब जरा आप इसको कैपेक्स। और क्लियर कर दें, ये जरा और क्लियर कर दें। हाँ, आपका कैपेक्स कहना है कि इस साल 66,000 करोड़ रखा गया है जी हाँ, और 66 पिछले पिछले 5-6 और ये सालों में 50,000 से ऊपर कभी नहीं गया। हाँ, अच्छा, तो मतलब एक हाइपरबोल है। हाइपरबोल है और ये है कि भाई हम, हाइपरबोल है क्योंकि आपने और उसको मत को अपने अकाउंट में दिखा दिया ना, हाँ, दिखा दिया तो इसका मतलब हमारी जो आवक है, आवक जो हाँ, है वो बढ़ गई, तो हाँ, उससे हाँ, हमारे हाँ डेफिसिट जो है वो कम हो गया। कम अब हो दूसरी गया, बात, लेकिन असल असल में सच्चाई जब बजट ये कल्मिनेट होगा तो पता चलेगा ये आया नहीं और फिर मैंने हिसाब किताब इधर-उधर किया जाएगा। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि जो बजट के प्रपोजल थे उनमें से 60% और 58% तो आपने काट दिया उसी साल के अंदर। हर जो चीज में आप रिवाइज्ड काट एस्टिमेट रहे हैं आप तो कह फिर रहे हैं, हाँ, सही तो वो बात। तो आपने कम कर दिए। अब ये कैपेक्स की बात कर रहे हैं कि जो कैपेक्स जो है ये हाँ, हमारा 1,88,000 करोड़ से 2014 में बढ़ करके अब 12,20,000 करोड़ तक पहुंच गया है कैपेक्स। हम्म, लेकिन इसमें वो आपको ये बात नहीं बताते कि कैपेक्स या जीडीपी रेशियो, भाई देखिए आपके घर में अगर संख्या बढ़ रही है लोगों की तो आपका खर्चा तो बढ़ता ही जाएगा ना, जाहिर है, जाहिर है। वो बढ़ रहा है तो हाँ, कैपेक्स भी बढ़ रहा है। लेकिन ये नहीं दिखाया कि कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो जो है हाँ, वो आपका पिछले 2 साल से बिल्कुल वही है, 3% अच्छा, के आसपास। ओ मतलब जो पर कैपिटा इनकम जी होगी हाँ, वो वहीं पहुंच जाएगी जहां आप जी हाँ। लेके आए जब हैं। आप ये हाँ कहते हैं कि हम 5,000 किलोमीटर जो है वो सड़क बनाएंगे और 20,000 किलोमीटर रेलवेज बनाएंगे और हम नए एयरपोर्ट खोल रहे हैं, जिनमें से 6 एयरपोर्ट, बाय द वे आपके लिए बता दूं मैं कि जितने भी एयरपोर्ट बनाए गए थे उनमें से 6 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिनमें से इस पूरे साल में एक भी फ्लाइट नहीं गई है। मालूम मैंने इस पे लिखा भी है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। एक तो बुद्धा सर्किट में एक खोला गया था, वो तो उसमें 2 साल हो गए, खुशी कबाड़ हो रहा है। कुशीनगर में खोला था। कुशीनगर, हाँ, हाँ, उन वहाँ के जो एमपी हैं हमारे जानकार हैं, तो मैंने आरपी उनसे सिंह। पूछा एक दिन, हाँ, कि भाई आपके यहाँ बहुत लोग आ रहे होंगे आजकल, बोलता है कि एक भी फ्लाइट नहीं आई है। तो ये है, तो ये कैपेक्स जो आपका जो है ये जी, 3.25% से नीचे है जीडीपी अच्छा, का। अच्छा, कहने को बहुत अच्छा लगता है कि साहब हम नई सड़क बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अच्छा। कर रहे हैं, लेकिन आपकी पंकज जी, ये जीडीपी अगर बताने बढ़ में मैं एक चीज और जोड़ दूं दर्शकों। ये हमेशा ये बताया जाता है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था हो गए, पांचवी अर्थव्यवस्था हो गए। साथ साथ अब जो इन्होंने बताया पंकज ने, उससे क्लियर हुआ कि जब दूसरा आंकड़ा जो छुपाया जाता है वो ये है कि हम दुनिया में 141वें नंबर पर हैं पर कैपिटा इनकम में। असलियत तो हमारी वो है, उस आंकड़े को छुपा के ये आंकड़ा बताने वाली कलाबाजी ही ये है कि कैपेक्स को ये- बताना, लेकिन पर हाँ, कैपिटा कितना हो रहा है ग्रोथ वो नहीं बताना। पर कैपिटा ही नहीं, आपकी खुद हाँ, की जो जीडीपी है उसके हिसाब से 3% जो है आपका वो जा रहा है उसमें कैपेक्स में। बताइए। डिफेंस पे आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं कैपेक्स से। डिफेंस का मतलब कि जो आप असला खरीद रहे हैं दूसरे मुल्कों से और उसका फायदा जो है वो बड़ी बड़ी हम्म, कंपनियों को फ्रांस में और जर्मनी में और अमेरिका में हो रहा है, हम्म, वो आप उसको भी इसमें आप जोड़ रहे हैं कि ये खर्चा जो है ये इसके लिए हुआ है। तो कैपेक्स की जो वो है वो आपको ये हो जाता है। तो अब मोटी बात ये है कि आपको ध्यान होगा जब आप नौजवान थे या बच्चे थे कि एक एडवर्टाइजमेंट आया करता था कि हम्म। गले में खिच खिच क्या करूं, तो उसका जवाब आता था कि विक्स की गोली लो और खिच खिच दूर करो। दूर करो। तो मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो लोग हैं उनसे माफी मांगते हुए ये नया नारा मैंने बताया है कि देश में खिच खिच क्या करूं, विकसित गोली लो और खिच खिच दूर करो। अच्छा। तो तो मतलब विकसित भारत की गोली खाओ और भूल जाओ। तो मैं ये देख रहा था बजट स्पीच में कितनी बार विकसित बोला गया, तो हाँ, सबसे ज्यादा जो शब्द बोला गया इस बजट में वो विकसित बोला गया। ओ, हाँ, तो इसकी वाला डेटा पूरा का पूरा है। फार्मर्स का जो है वो सिर्फ 10 बार नाम आया। अच्छा, किसानों का या फार्मर्स का अंग्रेजी का भाषण था तो फार्मर्स की उसमें वो हुई है, तो उसमें कम ना आया, लेकिन विकसित जो है वो कोई 20-25 बार आया। मैं मतलब भूल गया उसके बाद में वो नोट करते करते कि कितनी बार विकसित बोला गया। तो ये जी, विकसित गोली जो है हाँ,
विक्स की ये खिलाई जा रही है दुनिया जनता को कि हम विकसित होने वाले हैं, हम विकसित होने वाले हैं। ये वही है जिन्होंने 11 साल पहले ये कहा था कि हम जो हैं वो 2025 तक सभी लोगों को एक मकान दे देंगे। 2022 22 तक हाँ, कि दे देंगे। अभी भी किसानों की हालात इनकम ये हैं दुगनी, हर घर जल, नल से जल और मकान अपना, ये 3-4 2.5 वायदे। करोड़ लोग जो हैं अभी भी 2.5 करोड़ लोग नहीं, 2.5 करोड़ फैमिलीज। हाँ, तो अगर एक फैमिली में 4-5 भी लगाएं तो 10 करोड़ लोग जो हैं जिनके पास में छत नहीं है, रहने को नहीं है, वो उसकी एक बड़ी बात है। दूसरा ये है कि कई लोग कह रहे थे कि यूजीसी जिसे लेकर के अभी हाल में बड़ा हंगामा हुआ था कि उन्होंने अपने रूल्स बदल दिए हैं यूजीसी ने, और सवर्ण जो हैं वो सड़कों पर उतर आए थे, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत भी दे दी, और राहत को बताया जा रहा था कि हमारी सरकार ने ये राहत दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का वो था। तो उसमें ये है कि जो हायर एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा है वो भी कम हो गया। अच्छा, हाँ, तो जब कॉलेज में जाने शिक्षा पर ओवरऑल कम हुआ है, स्वास्थ्य पर कम हुआ है, तो कम होना ही है। जी। वो उस पर वो कम हो गया है। तो ये जो चीजें हैं, इससे ये लगता है कि ये बजट, तभी मैंने ओवरऑल आपको बताया, ये बजट जो है ये सिर्फ इसलिए है कि आप विदेशों को एक तरह से ये कह सकें कि हमने जितनी भी आपके अड़ंगे थे, जितने भी कांटे थे हिंदुस्तान में व्यापार करने के, वो निकाल दिए हैं। टैक्स की आपने छूट दे दी है क्लाउड सर्विसेज को। क्लाउड सर्विसेज क्या होता है, कौन इस्तेमाल करता है? ज़ोमैटो वाला इस्तेमाल करता है उसको आपका ये फेसबुक वाला इस्तेमाल करता है। ये सारी क्लाउड सर्विस पे चलती हैं। सारे आपके हाँ, बैंक जो हैं वो क्लाउड सर्विसेज पे चलते हैं। उसको आपने इतना बड़ा टैक्स हॉलिडे दे दिया, किसान को जो कथित डिजिटल इंडिया है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्लाउड सर्विसेज वगैरह की सर्विस से चलते हैं, तो ये वहां दे दिया। ये वहां दे दिया आपने उसको, और सर्विस बोला हमने ले ली, सर्विस का भुगतान हम कर रहे हैं, मुनाफा उधर जा रहा है। मुनाफा उधर जा रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई हमें अच्छा। और मजे की बात यह है कि पिछली हमारी जो बात हुई थी, हमने कहा था कि एफडीआई जो है वो इंडिया नहीं आ रही है। एफडीआई हमारी जो है वो नेगेटिव में चली गई है, यानी कि जो नेट है, यानी कि जितना हमारे पास में फॉरेन डेवलपमेंट और फॉरेन जो पैसा आता है, हाँ, विदेश डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, उससे ज्यादा हिंदुस्तान की कंपनियां जो हैं वो पैसा बाहर ले जा रही है। तो नेट आपका जो है वो अब बिल्कुल जीरो के बराबर हो गया है। एक ये हुआ। दूसरा, एक नई बड़ी स्कीम इसमें आई है कि जो एनआरआई लोग हैं या जिनके पास में ओआईसी कार्ड है, जो विदेश में रहते हैं, कि भाई वो अब ज्यादा पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सोचने की बात है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआई जिन्हें कहते हैं, वो अपना पैसा लगातार पिछले साल हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट निकालते रहे हैं, जिनके पास में सारे के सारे साधन हैं, उनके पास में बेस्ट एमबीएस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डेटा क्रंचर्स हैं, सब उनके पास में है। जब वो निकाल रहे हैं तो वो एक एनआरआई जो है वो क्यों अपना पैसा हिंदुस्तान में लगाएगा? ठीक बात। तो ये जो हिंदुस्तान और से ये भी तो एक आंकड़ा है पंकज जी कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसका परफॉर्मेंस पिछले पूरे साल में डॉलर टर्म में सबसे पुअर रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो ठीक बात है। हाँ, तो लोग ये भी तो देखते हैं कि फायदा किस मार्केट में है। हाँ, जहां पुअर रिकॉर्ड होगा वहां कोई पैसा क्यों लगाएगा। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो करेंसी, जो आपने बात की कि डॉलर टर्म्स की, उसकी भी एक बहुत बड़ी एक जो है वो गुत्थी है जो अभी तक किसी की समझ में नहीं आई। डॉलर दुनिया भर में कमजोर हो रहा है। डॉलर पाउंड के खिलाफ कमजोर हो रहा है। डॉलर जो है येन को छोड़ के यूरो के खिलाफ कमजोर हो रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी जो है मुद्रा, रुपया, उसके खिलाफ भी कमजोर हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का जो रुपया है वो डॉलर से भी कमजोर हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये इसीलिए है कि एक तरह से जो एक भरोसा आज तक हुआ करता था हिंदुस्तान के ऊपर कि अगर हिंदुस्तान के जो वित्त मंत्री है कुछ बोलेंगे और उस वित्त मंत्री के बोलने से पूरी दुनिया में एक संदेश जाया करता था, वो संदेश जाना बंद हो गया है। क्योंकि हमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, और वो ऐसे मार ली है कि हम जो भी प्रपोजल्स देते हैं उनको हम बदल देते हैं।
कभी जीएसटी काउंसिल के थ्रू बदल देते हैं, कभी कोई एफटीए करके बदल देते हैं। अब पहले ही आ गया अखबार में कि साहब की यूरोप की जो गाड़ियां हैं, क्योंकि यूरोप के साथ में हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, तो यूरोप की गाड़ियां सस्ती होने वाली हैं, या यूरोप से जो शराब आती है वो सस्ती होने वाली है, वाइन सस्ती होने वाली है, यूरोप का चीज सस्ता होने वाला है। तो ये सारी चीजें आम आदमी नहीं खाता। आम आदमी को फर्टिलाइजर पर अगर आप जो खाद के ऊपर आप जो रियायत दे रहे हैं, उसका असर सीधा उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि उसका आटा जो है वो उसके दाम के ऊपर असर पड़ता है। आटा जो है अब वो 80 रुपए किलो होने वाला है बहुत जल्दी। अब देखे जाइए, पिछले दिनों में ये चल रहा था कि वो 5 किलो आटा जो है वो 400 रुपए जब पहुंचा, तब मुझे मालूम पड़ा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया। और वो आटा जो है उस पर असर पड़ता है, उसके जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके ऊपर असर पड़ता है। उसका बच्चा जो कॉलेज के लिए तैयारी कर रहा है, अगर आप एजुकेशन का बजट कम करते हैं, उस पर असर पड़ता है, क्योंकि उसको फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ता है। जी। तो ये बात है। और इसके जो आंकड़े हैं, और उस पर आप कहते हैं कि साहब जो टैक्स है वो ठीक है। हिंदुस्तान में लोग दो तरह का टैक्स देते हैं। एक टैक्स देते हैं जो इंडिविजुअल टैक्स होता है, जो कि लोग देते हैं जो आय जिनकी है, और एक टैक्स होता है जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो आप जीएसटी की तरह देते हैं। और तीसरा टैक्स होता है जो कि कॉर्पोरेट जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके ऊपर होता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 4 साल पहले कि जो कॉर्पोरेट्स है उनका टोटल टैक्स जो है वो आम आदमी के टैक्स से कम हो गया है। तो रियायत मिली थी 2019 में कॉर्पोरेट्स को, तो वो टैक्स, और आम आदमी अब ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूं, उसमें अगर आप जीएसटी जोड़ लीजिए तो आम आदमी इस समय जो है कोई 60% जो आपका टैक्स है, ये जो पूरा बजट का है, इस बजट का कोई 60% जो है वो या तो आपका जीएसटी के टैक्स से आ रहा है, या आपका जो इनकम टैक्स है उससे आ रहा है। और बाकी ये छोटे मोटे एक्साइज वगैरह के टैक्स होते हैं, ये सब वो अलग है। तो इसका मतलब इस समय आम आदमी के ऊपर जो टैक्स बर्डन जिसे कहते हैं वो कोई 60% के आसपास है, क्योंकि आपको हर एक चीज पर टैक्स देना पड़ रहा है। आपकी आय होगी, आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और आप उस आय में से जो भी बचेगा उसे खर्च करेंगे तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। और इसलिए जो ये सारी चीजें हैं, लोग विश्वास नहीं करते कि साहब हमारी जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति हमारी जो है वो 1.5% है, 2% है। हम इस पे विश्वास इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कोई भी चीज बाहर जो आप खरीद रहे हैं, या कोई भी आप सेवा ले रहे हैं, उस पर आपका टैक्स लगातार बढ़ रहा है। तो सिर्फ तो ये जो एक चीज है, इसके ऊपर हमने गौर हमें ये करना चाहिए कि हम जो हैं आम आदमी को रियायत ज्यादा दें, तो उस रियायत से उसके पैसे बचेंगे, उसे वो इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट का मतलब ये हो गया कि सब मार्केट पर डाल दीजिए। इन्वेस्ट का मतलब वो नहीं है। इन्वेस्ट का मतलब ये भी है कि वो अपने बच्चे की पढ़ाई अच्छे स्कूल में करवा सकता है, वो उसके लिए ट्यूशन लगवा सकता है, वो अपनी लड़की के लिए स्कूटर खरीद सकता है कि वो कॉलेज जा सके। वो भी इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरी माँ ने करवाया था। जब मैं नया नया पत्रकारिता में आया था, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, बेटा मोटरसाइकिल ले लो, तुम दिल्ली में रहते हो। मैं आपको बता रहा हूं, उसका मेरे पर सीधा असर ये पड़ा कि मैं मोटरसाइकिल लेकर के दिल्ली की डीटीसी की बस में आपको नहीं खड़ा होना पड़ता था। तो मैं अगर हफ्ते में 10 स्टोरी करता था तो मेरी स्टोरी की संख्या बढ़ के 20 हो गई, क्योंकि मेरे पास मोटरसाइकिल थी। मैं 3 लोगों से अलग अलग स्टोरीज कर सकता था। तो मेरी अगर स्टोरी की संख्या 10 से 20 हो गई तो जाहिर है कि ऑफिस में लोग कहेंगे यार ये बहुत अच्छा लड़का है। तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था। 15,000 मोटरसाइकिल का इन्वेस्टमेंट था, जिसकी वजह से आपका आउटपुट जो है वो बढ़ गया। तो ये इन्वेस्टमेंट लोग कम हो रहा है। और इसी खूबसूरत नोट पे आज कोई और खास खूबसूरत नोट इस बजट का सबसे बड़ा मैं जल्दी से आपको बताता हूं कि सरकार ने ये बोला है कि 100 स्कूलों में क्रिएटर लैब्स लगाई जाएंगी। यानी कि स्कूलों में आप बच्चों को ये सिखाएंगे कि रील कैसे बनाएं,
रील कैसे बनाए, 1 करोड़ लोग बना ही रहे हैं और 9 लाख लोग आपने बताया था पिछले प्रोग्राम में कि मोनेटाइज्ड है। अब हाँ, उनकी संख्या बढ़ाने पे सरकार योगदान दे तो रही है। सरकार बढ़ा तो रील बनाने का फ़ायदा किसे होगा? उन लोगों को होगा, थोड़ा बहुत किसी को पैसा-वैसा मिल जाएगा, लेकिन रील बनाने का सबसे क्लाउड बड़ा फ़ायदा क्लाउड जो है सर्विसेज, वही बिल्कुल, क्लाउड सर्विसेज वालों को होगा। वो क्लाउड सर्विसेज़ वालों का होगा। तो कमाल तो ये जो है कि आप अगर 100 स्कूल में अच्छी लाइब्रेरी बनवा दें, जी, हमारे जी। स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है, जहाँ पर बेस एक ऐसा बेसिक कमरा नहीं है पॉसिबल जहाँ बच्चे पढ़ सकें। तो ये मैं जी, कहना चाह रहा था और ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि जिन स्कूलों में पानी नहीं है टोंटी का, हाँ, उसमें आप ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर क्रिएटर लैब्स बनवाएँगे, हाँ, छत की जगह, क्या कि हाँ, बच्चे जो हैं वो रील्स बना सकें। ये बहुत हास्यास्पद और बहुत ही जिसे कहते हैं कि शर्मनाक बात मैं इसे मानता हूँ एक गरीब मुल्क के लिए कि जी, आप इस तरह के कदम जो उठा रहे हैं, जबकि बाद में आपके पास बेसिक चीज़ें नहीं। जी, जी। थैंक यू पंकज भाई, बहुत मज़ा आया और आपने आखिर में जो ये रील बनाने वाला बताया इससे दर्शक आनंदित भी होंगे। इतने प्रोग्राम देखें तो उनको सुख भी मिलना चाहिए क्योंकि हमारी बहुत सारी बातें उनको निराश ही करती हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया शीतल। थैंक यू बहुत-बहुत पंकज भाई। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.